दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई इस देश में सरकार अगर बदल जाए तो मौजूदा सरकार जेल में होगी? यह सवाल कोई दूसरा शख्स नहीं उठा रहा है, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया। महज 20 सीटों का अंतर था। वो 20 सीट अगर हमारे पास आ जाते, हमारी सरकार बन जाती और मौजूदा सरकार जेल में होती। मौजूदा सरकार का मतलब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, इस देश के वित्त मंत्री हैं, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इस देश के तेल मंत्री हैं। कौन है इस दायरे में? या फिर इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ लगातार होते चला जा रहा है, उसमें कोई दूर की बात नहीं है कि अब कांग्रेस इसको बहुत करीबी से देखने की स्थिति में आ चुकी है कि सरकार इकोनॉमी को कैसे चला रही है, कॉरपोरेट को कैसे मदद कर रही है। और उस इकोनॉमी का कच्चा चिट्ठा अगर वाकई सरकार बदलते ही सामने ले आया जाए तो फिर मौजूदा सरकार तो जेल में होगी। यह कोई इतना आसान वक्तव्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत को हमें लगता है आज आपको समझना होगा। क्योंकि इस देश के भीतर में दिवालिया कंपनियों को लेकर एनसीएलटी बना, आईबीसी बना। हुआ क्या? लाखों करोड़ रुपए का चूना बैंकों को लग गया। जितनी रकम वसूलनी थी उतनी तो वसूली नहीं जा सकी, और जितनी कम कीमत में कॉरपोरेट, जो मित्र कॉरपोरेट थे, करीबी थे, उनको जो सौंप दिया गया वह कौड़ियों के मोल था। इस देश के भीतर में हर मिनिस्ट्री के साथ जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन का दौर चला, वो लाखों करोड़ का बकायदा सरकारी नीति का हिस्सा है। क्या वो सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? इस देश में इन्वेस्टमेंट का पूरा खाका डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जिस रास्ते चला, जिन्हें मिला, सरकार की क्या कमाई हुई या क्या नुकसान हुआ, इस देश के राजस्व को कितना चूना लग गया, क्या सब कुछ सामने आ जाना चाहिए? इस देश के भीतर में जो खनन हो, यानी कोयले से जुड़ा हुआ हो, या फिर लोहे और आयस्क से जुड़े हुए जो भी माइंस हो, उसको लेकर जो कमाई इस देश के भीतर में चंद कॉरपोरेट्स की हुई, बावजूद इसके इस देश में आयातित कोयला मंगाया गया, यानी कोयला बाहर से लाया गया। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, वो मलेशिया से आ रहा था, वो इंडोनेशिया से आ रहा था, और इस देश के भीतर में लगातार कोयले को निकालना भी महंगा क्यों पड़ने लगा? क्या ये फाइल सामने आनी चाहिए? इस देश के भीतर में पूरा मैनिपुलेशन का खेल जो शेयर बाजार में चला, इलेक्शन के दिन चला, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन चला, इलेक्शन के रिजल्ट से एक दिन पहले एग्जिट पोल को लेकर चला, और उसके बाद चाहे वह हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई हो या फिर गाहे बगाहे किसी भी दिन किसी भी मौके पर जो लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो जाते हैं और उस पर कोई नजर सेबी की होती नहीं है। और अब तो सेबी की चेयरमैन भी उस दायरे में खड़ी की जा चुकी हैं, वह भी कांग्रेस के जरिए, और वह भी तथ्यों के साथ। तो क्या यह समूची फाइल सामने आ जाएगी तो फिर इस सरकार में बचेगा कौन? दुनिया के बाजार में तेल सस्ता दर सस्ता होता चला गया, और होते होते आज की तारीख में $68 प्रति बैरल है। और अगर बेंट क्रूड ऑयल की जिक्र करेंगे तो वह 69 डॉलर प्रति बैरल है। यानी जब भारत में तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उस समय $100 से पार प्रति बैरल तेल मिल रहा था, और सरकार ने कहा था दुनिया के बाजार में महंगा तेल है। लेकिन आज तो यह 68 और 69 पर आकर टिक गया है। फिर भी इस देश में लोगों को राहत नहीं है। इतना ही नहीं, उससे दुनिया के बाजार में जो तेल की कीमत 30% से ज्यादा रियायत में रशिया से भारत ने तेल लिया, लेकिन क्या जनता को लाभ हुआ? यानी पूरी इकोनॉमिक ढांचे को इस दौर में तेल की इकोनॉमी चला रही थी, और इस दौर की इकोनॉमी का सच कांग्रेस के सामने अब इसलिए है क्योंकि अब उसकी संख्या पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के तौर पर है। तमाम अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटियों में विपक्ष की मौजूदगी है, और अब तो पीएसी के चेयरमैन भी केसी वेणुगोपाल हो गए हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सारी जानकारी तथ्यों के साथ अगर आ रही है, तो इस दौर में जो कॉरपोरेट डील हो रही थी,
जो कॉपरेटिव्स के भीतर 6 लाख करोड़ से ज्यादा की मौजूदगी और उसको लेकर भी जो हेर फेर के आरोप कांग्रेस लगा रही है, और इन सब के बीच विपक्ष और कहें कॉपरेटिव से जुड़े हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिशियंस जो बीजेपी के नहीं हैं, वह जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो पूरी की पूरी फाइल सामने आ जानी चाहिए और फैक्ट के साथ आ जानी चाहिए? यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि जिस देश में खुद प्रधानमंत्री डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र करें, उस देश में बॉन्ड के एवज में अडानी जो पेमेंट करे वो 6,000 करोड़ का कैश पेमेंट कर दे, अपने ही सबसे करीबी कॉरपोरेट के जरिए कैश की परिस्थिति। और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के मद्देनजर जहां पर भी जिस भी देश में गए, उस देश के साथ भारत के आर्थिक संबंध मजबूत हुए। लेकिन अगर तथ्यों को परखिएगा तो भारत के हुए या नहीं हुए, लेकिन भारत के कॉरपोरेट के जो सरकार के करीब है, उनके आर्थिक संबंध और व्यापारिक संबंध और बिजनेस डील उनके भीतर ज्यादा तेजी से आ गई। आज ही जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो नैरोबी में जो वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके रिपेयर के लिए 1.8 बिलियन डॉलर की डील 2 साल के लिए की गई है। एक नए एयरपोर्ट को बनाने में 1.3 बिलियन डॉलर लगते हैं और उससे ज्यादा रिपेयर का पैसा वहां पर नारे लग रहे हैं। नारे किसके खिलाफ लग रहे हैं? उसके खिलाफ लग रहे हैं जिनको यह डील दी गई। डील किसे दी गई? डील अडानी को दी गई। वो भारत के भीतर भी तमाम एयरपोर्ट संभालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के बाजार और विकसित देशों के बैंकों के जरिए जो लोन भारत के उन कॉरपोरेट्स ने उठाया है, वो उनकी अपनी साख नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त में सरकार के साथ उनकी करीबी नजर आती है। तो क्या सभी फाइल एक एक करके इस दौर में खुल जानी चाहिए और यह बात खुले तौर पर आनी चाहिए? इतना ही नहीं, चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का भी खाका आप देखिएगा तो आप डर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कैसे व्यापार चीन के साथ बढ़ता चला गया। इन तमाम परिस्थितियों में अगर अब कांग्रेस अध्यक्ष इस बात का खुले तौर पर जिक्र करे कि अगर हमारी सरकार सिर्फ 20 सीट का तो अंतर था, सरकार बन जाती तो ये सब जेल में होते, तो क्या एक आर्थिक अपराध की परिस्थितियां भारत की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी के साथ जुड़ चुकी है, जिसको कानूनी रूप नीतियों के आसरे सरकार पहना देती है। और उसी आसरे अब मल्लिकार्जुन या कहें कांग्रेस इस बात को समझने लगे हैं कि अगर इन बातों का जिक्र बंद हो जाएगा तो फिर इस देश की आर्थिक नीतियों के जरिए इस देश को कितना खोखला कॉरपोरेट के आसरे बना दिया जाएगा। तो क्यों नहीं इस बात का जिक्र करें और खुले तौर पर अब मसला चुनाव भर का नहीं है, मसला तो उसके बाद भारत की उन आर्थिक पॉलिसीज का है। लेकिन इन तमाम बातों को एक एक करके समझिए और आपको सामने कुछ तथ्यों को रखा जाए। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कहा? पहले तो बोलते थे 400 का, इस बार 400 का, कहा गए 300 का, 240 में आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस तेवर के साथ पहली बार बोले हैं। इससे पहले राहुल गांधी जरूर जिक्र किया करते थे कि वो अधिकारी, वो नौकरशाह, वो ब्यूरोक्रेसी समझ ले, जब हम सत्ता में आएंगे तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस दौर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने से कतरा नहीं रहे हैं कि सिर्फ 20 सीटों का खेल था और अगर वो इधर से उधर हो जाती तो फिर मौजूदा वक्त के तमाम लोग जेल में बंद होते। हमारी टीम ने दरअसल इस पर बड़ा काम किया कि ये कौन सी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में नीतियों के आसरे इस देश की इकोनॉमी से या तो खिलवाड़ कर रही है या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस देश की उस ब्लैक मनी को भी वाइट करने की दिशा में कदम सरकार बढ़वा चुकी है, जहां पर उसकी अपनी भागीदारी इस देश की आर्थिक नीतियों के साथ जुड़ गई है। यानी जो चेक एंड बैलेंस था वो खत्म हो गया। हमें लगता है उस हमारी पूरी टीम ने जिस बात का जिक्र किया उसमें महत्वपूर्ण एक एक चीज बजट की नीतियों से लेकर मौजूदा वक्त तक की परिस्थितियां हैं। इसलिए यह सवाल आप नहीं उठा सकते हैं कि जेल में किसे भेजा जाए या ना भेजा जाए। सवाल यह है कि अगर सरकार की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी ही उस इकोनॉमी के इर्द गिर्द है जिसमें जनता के हित में कुछ नहीं और कॉरपोरेट के हक में सब कुछ,
कॉरपोरेट के आसरे इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के तौर तरीके। मसलन शुरुआत करते हैं सीएसआर फंड से। याद कीजिए, बजट में सरकार ने कहा था कि हम ट्रेनी के तौर पर इंटर्नशिप इस देश के कितने छात्रों को देंगे। हजारों लाखों छात्रों का जिक्र कर दिया गया। इस देश के 500 से ज्यादा अलग अलग कंपनियों का जिक्र किया गया। यह सवाल उठा कि सरकार कहां से करेगी। नया सवाल यह आया कि अब तमाम कॉरपोरेट जो है सीएसआर फंड जो वो इस देश में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें जो देती है उससे हटकर अब वो संशोधन करने को तैयार है। सरकार ने कहा, तभी तो संशोधन कर रहे हैं, तो सीएसआर का पैसा उस इंटर्नशिप में चला जाए, यानी सरकार की जेब से कुछ ना निकले, कॉरपोरेट ही पैसा दे और सीएसआर का पैसा शिफ्ट कर दे, जो इस देश के अलग अलग प्रकल्पों या फिर ग्रामीण भारत को बेहतर बनाने के लिए जो सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाली गई थी कि वह किस तरीके से मुनाफा भारत की जमीन पर धंधे करके कमाती है, उसमें उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के एग्रीकल्चर को लेकर हो, रूरल इंडिया को लेकर हो, पानी को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, तमाम चीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। और इसकी में एक झटका यह भी समझिए कि 2018 में सीएसआर फंड जो था वो 17,000 करोड़ था, 2022 में यह 26,000 करोड़ हो गया और आज की तारीख में यह बढ़कर 30,000 करोड़ पार कर गया है। तो इतना पैसा एक झटके में जो लगता था, उपयोग आता था, वो नहीं आ पाएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस देश में किस तरीके से इम्बैलेंस या कॉरपोरेट के हक में कैसे चीजें खड़ी की गई। मिडिल क्लास का आदमी अगर 7 करोड़ रुपए, अपर मिडिल क्लास कह लीजिए, 7 करोड़ रुपए कमाता है तो उसको इनकम टैक्स में 3 करोड़ देने होंगे। लेकिन इस देश में बिजनेस रेवेन्यू अगर 20 करोड़ है तो आपको इनकम टैक्स सिर्फ 50 से 80 लाख देना होगा। एग्रीकल्चर रेवेन्यू अगर 40 करोड़ है तो कोई टैक्स नहीं। पॉलिटिकल पार्टी अगर आप चला रहे हैं और आपके पास करोड़ों के वारे न्यारे जो हो रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो 7,000 करोड़ भी पार कर जाए तो भी आपको कोई टैक्स नहीं। और जो चकाचौंध भरी खेल, मसलन आईपीएल को ले लीजिए, वो 12,000 करोड़ का खेल है, टैक्स 1 पैसा नहीं होता है। बात ये नहीं है, बात सबसे बड़ी है कि आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस देश की बैंकिंग व्यवस्था और लोगों की पूंजी और लोगों के हक को मारकर क्रिएट किया जा रहा है। जब हम 2024 का जिक्र करते हैं तो सोचिए, अमेरिकी फेडरल बैंक को घाटा होता है 118 बिलियन डॉलर का, बैंक ऑफ इंग्लैंड को घाटा होता है 86 बिलियन डॉलर का, लेकिन आरबीआई की कमाई होती है 43 बिलियन डॉलर, प्रॉफिट उसको हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, सरकार वो पैसा भी ले लेती है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो 2024 में उसकी कमाई 2,80,000 करोड़ की थी और उसने जो दिया सरकार को डिविडेंड के तौर पर वह 2,11,000 करोड़ सरकार को दे दिया। पिछले साल 90,000 करोड़ दिया था, कमाई 2,40,000 करोड़ की हुई थी। 2022 में कमाई 1,60,000 करोड़ की हुई थी, 30,000 करोड़ सरकार को दिया था। यह एक पूरा प्रोसेस है कि बैंकिंग प्रोसेस के जरिए किस तरीके से सरकार के पास पैसा क्यों आता है। और इस पूरी प्रक्रिया में बैंकों को जो चूना लगने का जिक्र हम आपको एनसीएलटी और आईबीसी के जरिए कर रहे थे, सिर्फ इतना समझिए कि इस देश के भीतर में तकरीबन 7,25,000 करोड़ यह जो क्लेम वैल्यू थी अलग अलग कंपनियों की, उसमें जो परचेस जिन कंपनियों ने उन कंपनियों दिवालिया कंपनियों को खरीद लिया, वह कमाई जो कुल कमाई निकल कर आई वो 7,25,000 करोड़ का जो क्लेम वैल्यू था उससे हटकर परचेज जो निकला वो तकरीबन 1.25-2 लाख करोड़ रुपए ही निकला। मैक्सिमम है ये। हमने कुछ रियायत कर दी, कागजों पर दिखाया गया, लेकिन ओरिजिनली जो जानकार देते हैं वो कहते हैं कि 1,30,000 करोड़, 25-30,000 करोड़, इससे ज्यादा की कोई परचेजिंग पैसा दिया नहीं गया। और महत्वपूर्ण यह भी है कि जो परचेज किया गया उसके लिए भी बैंक से पैसा लिया गया और बैंकों के जरिए पैसा लेकर उसको खरीदा गया। बैंकों को चूना लगा इससे पहले जिसे लोन दिया था। तो एक पूरी प्रक्रिया और पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट सरकार की एनसीएलटी और आईबीसी की खुद बता देती है कि पॉलिसी ही गड़बड़ है। और इस प्रक्रिया के भीतर में आप इस देश को चला कैसे रहे हैं। और जब यह सवाल निकल कर आता है कि इस देश की इकोनॉमी से क्या आप खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें लगता है आज यहां पर जिक्र थोड़ा सा चाइना का जरूर करना चाहिए, क्योंकि चीन का प्रोडक्शन, चीन का मैन्युफैक्चरिंग, चीन के बाजार का उत्पाद पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इन परिस्थिति के भीतर उसको इससे लाभ होता है
और जिनको वो हथियारों में उपयोग करता है उसके जरिए जो सीमा पर जो परिस्थिति बनती है वो बनती ही है। लेकिन सवाल यह है कि हम आपको 1 महीने का डाटा देते हैं, जुलाई महीने का डाटा, सरकारी डाटा। इसमें कहा गया कि लगभग उससे पहले के महीने से जो बढ़ोतरी हुई है वह जुलाई 2023 से जुलाई 2024, इस दोनों को अगर काउंटर कीजिएगा 1 साल के भीतर में, तो 871 मिलियन डॉलर का ज्यादा सामान भारत लेने लग गया। और जो भारत बेच रहा था उसमें लगभग 47 मिलियन डॉलर कम हो गए। यानी भारत के एक्सपोर्ट करने में चाइना में कमी आ गई और चाइना के एक्सपोर्ट करने में भारत को बढ़ गया। यानी भारत जो माल चाइना से मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसमें लगभग 871 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो गई। ये कैसे बढ़ा? 10.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 11 बिलियन डॉलर पार कर गया। और जो भारत माल बेच रहा था 1.41 बिलियन डॉलर, वो घटकर 1.36 बिलियन हो गया। ये चाइना के साथ व्यापारिक संबंध सिर्फ 1 महीने का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जुलाई के महीने का। अगर इसको रुपए में आप कन्वर्ट कीजिए तो ऐसे समझिए कि जुलाई के महीने में चीन को हमको देना पड़ा 92,000 करोड़ रुपया, 92,369 करोड़ रुपए हमने दिए और हमने उनसे लिए 11,421 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए 80,000 करोड़ का नेगेटिव बिजनेस 1 महीने का चीन के साथ। और इसको जब आप रोटेट करते चले जाइएगा साल भर में, तो फिर आपको लगेगा ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। और हमारा अपना प्रोडक्शन ना बढ़ पाना और प्रोडक्शन के पीछे का विजन कॉरपोरेट के अनुकूल आर्थिक नीतियों का होना, और आर्थिक नीतियां अगर कॉरपोरेट के अनुकूल है तो इस देश के भीतर में टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन काम करने वाले लोगों की तादाद इस देश के किसी भी सबसे बड़े पीएसयू को चुन लीजिए उससे कम है। वो आप ओएनजीसी चुन सकते हैं, आप रेलवे और डिफेंस तो मत चुनिएगा, वो कई गुने ज्यादा है। यह स्थिति इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में पड़ी है। और इसी बात को नए विजन के साथ राहुल गांधी ने आज जिक्र भी किया जब वो वाशिंगटन में प्रेस क्लब से बातचीत कर रहे थे और यह सवाल उठा था कि कैसे प्रोडक्शन के साथ इस देश को जोड़ा जाए। लेकिन उससे पहले हमें लगता है आज फिर प्रधानमंत्री ने उस बिजनेस टर्म की परिस्थिति को जिस रूप में सेमीकंडक्टर के तौर पर रखा, पहले प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जिक्र कर रहे थे और हमारी टीम ने हमें जानकारी दी कि इस तरीके के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने बीते 10 बरस में लगभग 17 या 18 बार इस तरीके के प्रोजेक्ट के जरिए किस तरीके से क्या विजन है इसको रखा है और उसके जरिए कितनी नौकरियां हो सकती है उसको रखा है। नौकरियों का सिलसिला यह है कि इस बार तो उन्होंने 60 लाख नौकरियों का जिक्र किया है, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जहां जहां इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो महाराष्ट्र हो वो उत्तर प्रदेश हो। ये उत्तर प्रदेश में था, ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम था और इनमें उन्होंने कहा कि 150 बिलियन डॉलर से बढ़कर अगले 10 बरस में हमको 500 बिलियन डॉलर पहुंच जाना है। लेकिन उसी इलेक्ट्रॉनिक के सामान में लगभग 10 गुने की वृद्धि बीते 10 बरस में चीन के साथ जो कंपोनेंट हम लेते हैं यानी जो आयात करते हैं वो बढ़ गए हैं। बात सबसे बड़ी यही है कि इस देश के भीतर के लोगों को इस देश के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से कैसे जोड़ा जाए,
उसको वोट बैंक के तौर पर देखें या उसको जाति के आधार पर देखें, लेकिन इस पूरी परिस्थिति में इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए, यह सोच क्या गायब हो गई। जिस बात का जिक्र लगातार इस देश में मुख्यधारा में हाशिए पर पड़े हुए तबके को लाने का है, उससे पहले एक दो बात और समझिए क्यों यह पूरी इकोनॉमी का ढांचा इस रूप में आपके सामने है। इस देश के भीतर से जो डाटा निकल कर आता है राज्य दर राज्य का, उसमें अगर हर राज्य से 100 रुपए की कमाई होती है तो जो वापस किया जाता है वो सबसे कम कर्नाटक को किया जाता है, उसको 13 रुपए 90 पैसे दिए जाते हैं। तमिलनाडु को 29 रुपए 70 पैसे दिए जाते हैं। केरल को 63 रुपए 40 पैसे दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा दिया जाता है बिहार को। अगर उसने 100 रुपए कमाए हैं तो उसको वापस मिलते हैं 922 रुपए 50 पैसे। उत्तर प्रदेश को मिलते हैं 333 रुपए 20 पैसे। मध्य प्रदेश को मिलते हैं 280 रुपए। यह एक परिस्थिति है, और जिस इकोनॉमी को लेकर सरकार मशक्कत कर रही है, उस मशक्कत के भीतर भी कैसे इस देश की पेंशन योजना को भी कॉरपोरेट के हवाले किया जाए, इस देश के भीतर में अलग अलग योजनाओं को कॉरपोरेट से कैसे जोड़ा जाए, उसकी एक हकीकत यह भी है कि अभी तक हम ये विजन डेवलप कर ही नहीं पाए कि पेंशन को लेकर जो इस देश की जो कमाई है उसमें 25% हिस्सा, वो चाहे रेलवे का हो चाहे डिफेंस का हो। और ध्यान दीजिए, हर बरस स्टेट गवर्नमेंट पेंशन में 5,22,000 करोड़ देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2,67,000 करोड़ देती है, यानी तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया हर बरस पेंशन में जाता है। पूरी इकोनॉमी को आप एक साथ मिलाकर चल नहीं सकते हैं, अलग अलग खाके में रखते हैं। और शायद यही वो सवाल है जो धीरे धीरे शेयर बाजार की इकोनॉमी के आसरे इस देश की इकोनॉमी को संभालना, शेयर बाजार में कॉरपोरेट के मैनिपुलेशन के जरिए इस देश की इकोनॉमी को समझना, और इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर कॉरपोरेट के आसरे छोटे उद्योगों का जिक्र नहीं करना, नौकरियों का जिक्र नहीं करना, बल्कि एक नई परिस्थिति में कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाकर इस देश की इकोनॉमी से जोड़कर इस देश की तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र बार बार करना। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर का संकट दरअसल वह इकोनॉमिक क्राइम है जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू में कह रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, सभी जेल चले जाएंगे जो इस इकोनॉमी को अपनाया गया है। और इसको एक नए विजन के साथ राहुल गांधी ने वाशिंगटन में रखा। Yes, China has a strong military, but the military strength comes from that ability to produce. It comes from Americans buying Chinese product. It comes from Indians buying Chinese product. And what are you going to do about it? Because we can't carry on this trajectory. Certainly I can talk for India. We simply cannot go forward without building a manufacturing base, without involving large numbers of our people, creating jobs for them. So for us, it's, we're not a Singapore where we can say, now we'll do services and everything will be fine. We can't do it. We have over 1 billion people, and we have to give them an answer. And that answer can only come from production. अब कोई भी कह सकता है कि राहुल गांधी तो दरअसल वोटर देख रहे हैं। इस देश के भीतर में सत्ता में आने के लिए वह इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओबीसी, इनके जरिए उस राजनीति को तूल दे रहे हैं जिससे उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सके। सवाल पहली बार इस देश के भीतर में उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी के भीतर पॉलिसी बनाकर जो क्राइम था उसको लीगलाइज्ड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें चलने लग गई। इसीलिए एक सवाल आपके जहन में आखिर में यह भी होगा कि जेल कोई कैसे जाएगा। अदालत में जब मामला पहुंचेगा और यह कहा जाएगा कि इस देश में मोदी सरकार की पूरी इकोनॉमी ही कॉरपोरेट के हक में थी, तब क्या करना होगा। कोई सामान्य शख्स कहेगा तब तो इस देश में जो भी बीते 10 वर्ष में कॉरपोरेट ने कमाया, जिन जिन इंडस्ट्रीज पे कब्जा किया, जो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, जो मोनेटाइजेशन के नाम पर, और सभी जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 20-25 लाख करोड़ का पूरा खेल आपकी आंखों के सामने होगा। उन सब चीजों का नेशनलाइजेशन इस दौर में हो जाना चाहिए। यह हो सकता है,
लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक चीजों को परखेंगे तो एक सवाल होगा, तेल मंत्री क्यों बचेंगे? दुनिया के बाजार में तेल की कीमत कम हो गई, लेकिन भारत के बाजार में तेल की कीमत बढ़ी रही। वसूली भारत की जनता से होती रही। इस देश में खनन जो हो रहा था वो जिन लोगों को दिया गया, उस खनन के आश्रय इस देश की इकोनॉमी में उनका क्या योगदान रहा, या फिर उस खनन के आश्रय उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख बनाई, पैसा उठाया, कच्चा माल बाहर भेजा। पहले सिर्फ बेल्लारी से गया था एक वक्त जब मामला खुला था, उसके बाद तो कई खादान, और खास तौर से इस दौर में जो चीजें सामने आ रही हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उस पर टैक्स राजस्व जो है स्टेट को भी मिलेगा, तो स्टेट जिन बातों को रख रहे हैं, खास तौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा सबसे नंबर 1 पे है। जो लूट वहां पर खनन के जरिए हुई, क्या वो पूरा कच्चा चिट्ठा मिलकर माइन मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? इस देश के भीतर में एनसीएलटी और आईबीसी की पूरी कार्रवाई, क्या फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? कोऑपरेटिव मंत्री तो खुद गृह मंत्री ही हैं, जो पहली बार बनाए गए इस देश में कोऑपरेटिव मंत्री। कोऑपरेटिव के 6 लाख करोड़ के भीतर का खेल, अलग अलग राज्यों में पॉलिटिशियंस की घेराबंदी, इसके मतलब मायने क्या है? शेयर बाजार के भीतर का हड़कंप और मैनिपुलेशन का होना, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? कॉरपोरेट के साथ, या इस देश में जो मंत्री थे और नीतियों को बना रहे थे उसके आश्रय, या फिर इस पूरी इकोनॉमी के तार अगर मौजूदा सरकार से जुड़ रहे हैं और पूरा का पूरा व्हाइट पेपर सामने आ जाएगा तो बचेगा कौन? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार को डरा सकते हैं, लेकिन सरकार डरेगी नहीं, क्योंकि डर गई तो फिर मुश्किल होगी। इसीलिए वो तेवर के साथ ताल ठोकते हुए दुनिया के सामने भारत की सबसे चकाचौंध इकोनॉमी रखने का सपना लगातार परोस रही है। ये अलग बात है, नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ रहा है, जनता की माली हालत और खराब हो रही है, परिस्थितियां महंगाई के तौर पर या बेरोजगारी के तौर पर, या उससे आगे निकलिए तो मौकों के तौर पर भी गायब क्यों हो चली है? ये सारे सवाल क्या मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं? सोचिए आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।